Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss about our next topic and that is poverty line and poverty estimates. ये वाला वीडियो लेक्चर आपका poverty line के ऊपर and poverty estimate के ऊपर होने वाला है. इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने poverty के इंट्रोडक्शन को देखा एंड हम लोगों ने वेरियस डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में भी पढ़ा. हम लोगों ने दो स्टोरीज पढ़े, स्टोरी ऑफ राम सरन एंड लखा सिंह. वो दोनों स्टोरीज से हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज़ अर्बन पॉवर्टी एंड व्हाट इज़ रूरल पॉवर्टी. गरीबी, शहरी गरीबी क्या है एंड गांव की गरीबी में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम लोगों ने पढ़ा और उसके सारे डायमेंशंस को भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया. तो अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को जाके देख लो ताकि ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके. तो बात करते हैं आज की वीडियो की. ये वाला वीडियो लेक्चर हमारा पॉवर्टी लाइन के ऊपर है जो आप लोगों के बुक के नेक्स्ट टॉपिक है एंड पॉवर्टी एस्टिमेट है. उस पर भी ये वीडियो लेक्चर, दोनों टॉपिक को मैंने इस पूरे वीडियो में कवर किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन. ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है. एक्चुअली ये पॉवर्टी लाइन जो है ये एक बेंचमार्क है दैट इज़ यूज टू मेजर पॉवर्टी बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल. अब देखो, अब आप लोग सोचोगे कि कौन सा लाइन दिखता तो नहीं है. तो देखो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है. कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप लोग एग्ज़ाम देते हो, 100 मार्क्स के पेपर आते हैं उसमें, और उसमें एक लाइन सेटअप रहता है. सपोज 30 मार्क्स या 33 मार्क्स उसमें क्या रहता है, पासिंग मार्क्स रहता है, ठीक है. तो ये क्या है, ये एक बेंच मार्क है. जो 33 मार्क है ये एक बेंच मार्क है. तो यानी कि 33 से जो, या 30 से जो अवब है, सपोज 30 को ले लेते हैं, 30 से जो अवब रहेगा वो पास कहलाता है एंड 30 से जो बिलो रहेगा वो फेल कहलाता है, राइट. तो ये 30 मार्क्स क्या हो जाता है, पूरे जो पेपर होता है उसका एक बेंच मार्क होता है, ठीक है. ये मेज़र करने के लिए कि जो स्टूडेंट है वो कितना, मतलब वो कितना अचीव कर पा रहा है, वो कितना हद तक वो आगे बढ़ रहा है, या फिर वो इस लायक नहीं है, वो फेल हो रहा है. तो एक बेंचमार्क सेटअप होता है. ठीक उसी तरह से पॉवर्टी को भी मेज़र करने के लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन. तो इसके बारे में हम लोग और जिस तरह आगे पढ़ते जाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा. तो ये जो बेंचमार्क था ये किस पर बेस्ड हुआ, बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल. तो किस पे, कुछ तो आधार बनना चाहिए था. तो आधार बना क्या कि व्यक्ति की कितनी आय है और उसका उपभोग कितना है. मतलब कि क्या, कि वो व्यक्ति कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, राइट. तो इस बेसिस पे एक पॉवर्टी लाइन बेंचमार्क के रूप में सेटअप किया गया और ये माना गया किसी भी व्यक्ति को तब गरीब माना जाएगा कि जब वो उस पॉवर्टी लाइन के नीचे आए, यानी कि वो इतना भी कमा खा ना सके कि जो उसके बेसिक नीड्स को, बेसिक एसेंशियल को फुलफिल कर सके. कोई आदमी अगर इतना भी नहीं कमा रहा है कि उसका बेसिक नीड, जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा और वो गरीब हो जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए तो क्या गया, पॉवर्टी लाइन सेट किया गया. यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस. अब ये सोचोगे कि क्यों, तो वो ऐसा है कि पॉवर्टी लाइन जो है ये हर जगह का अलग अलग है. एक एग्जाम्पल देते हैं. यूएस का पॉवर्टी लाइन क्या है, वहाँ पर हर व्यक्ति के पास क्या है, कार है. तो जिसके पास कार नहीं है अमेरिका में उसको गरीब माना जाता है. जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं. हमारे यहाँ अगर सिर्फ खाने भर का हो, अच्छा एक सेटअप किया गया तो वो ठीक है, लेकिन कार अगर जिसके पास हो तो अमीर हम लोग बोलेंगे उसको. लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है. हम लोग के पास इंडिया में हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या हम लोग जिसके पास कार नहीं उसको गरीब बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं उसको गरीब, है ना. लेकिन यूएस में क्या है कि जिसके पास कार नहीं है वो लोग गरीब कहलाता है वहाँ पर. तो उन लोग का यही लाइन सेटअप है क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए वहाँ की जो लाइन है वो भी बड़ी लाइन है और हमारी जो है वो हमारे स्तर की होती है. तो इसीलिए कहा गया है ये इट में वैरी विथ टाइम एंड प्लेस. अब टाइम कैसा, प्लेस तो आप लोगों ने देख लिया. टाइम में कैसा है, तो टाइम ऐसा है कि अगर हम आज की बात करें तो आज जो चीज़, कोई भी चीज़ अगर 50 रुपीज़ किलो मिलती है तो वही चीज़ आज से 50 साल पहले 10 रुपीज़ किलो मिलती थी,
ठीक है। अगर आज से 50 साल उतना भी पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, 20 to 30 ईयर्स अगर हम बैक चले जाएं तो किसी भी आदमी के लिए 1000 रुपीज़ कमाना बहुत बड़ा बात माना जाता था, कि वो 1000 रुपया कमा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकम है उनकी। लेकिन अभी के समय में क्या है, 1000 रुपीज़ कुछ भी नहीं हो है। ठीक है, तो ये होता है, तो पॉवर्टी लाइन इससे भी प्रभावित हुआ। ठीक है, इसीलिए ये बोला जाता है, इसलिए ये लिखा गया है कि पॉवर्टी लाइन में वैरी विथ टाइम एंड प्लेस। आई होप कि ये पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में क्या कैसा पॉवर्टी लाइन सेट है और इंडिया के लिए क्या पॉवर्टी लाइन है। तो मैंने पहले भी कहा कि पॉवर्टी लाइन को ऐसे ही सेटअप नहीं कर दिया गया है, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है पॉवर्टी लाइन सेटअप की। तो इंडिया में किस किस चीज़ को देख के कहा गया, मिनिमल लेवल ऑफ फूड रिक्वायरिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर आदमी की फूड रिक्वायरिंग क्या है उसको देखा गया, उसकी क्लोथिंग रिक्वायरिंग क्या है, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि इन सारी चीज़ों को देख करके ही जो हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन का उसको किया गया, पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया गया। क्या क्या इतना सारा चीज़ देख करके, यानी कि वो उसका फूड रिक्वायरिंग क्या है, क्लोथिंग और उसके फुटवेयर और फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों को मिला के ही हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो फूड रिक्वायरिंग। अब हम लोग बात करते हैं फूड रिक्वायरिंग की। द प्रेजेंट फॉर्मूला ऑफ फूड रिक्वायरिंग वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरिक रिक्वायरमेंट। अब देखो, तो ये बात बहुत ही ध्यान से समझ लेना। ठीक है, फूड रिक्वायरिंग, तो यहाँ पर भी जो खाने की ज़रूरतें हैं, तो अब ऐसा है कि हर आदमी की खाने की ज़रूरतें अलग अलग होती है। किसी को बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, तो किसी को कम खाने की आदत होती है, राइट। तो अब ये देखा गया कि इसको कैसे रखा जाए, आखिर कुछ तो एक बनाना होगा हमें मेज़र करने के लिए कि किस व्यक्ति की कितनी फूड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए प्रॉपर बेसिस पे। अब ऐसा नहीं है किसी को जंक फूड खाने का आदत है तो किसी को दिन भर खाने का आदत है, तो क्या उसको वो दिन भर तो उतना उसको कमाना, किसी को जैसे कि कोई एक पर्सन है उसको दिन भर खाने का आदत है तो क्या इतना कमाना पड़ेगा कि वो दिन भर का पूरा भोजन कर सके, तब जाके वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। या किसी को खाने की कम आदत तो कम कमाना होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, क्या किया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया कि अगर हम जब फूड रिक्वायरिंग की बात कर रहे हैं तो इसको एस्टिमेट करने के लिए एक डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक किसी भी इंसान की डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है उसको पहले देखा गया। ठीक है, उसको पहले जांचा गया कि एक किसी भी पर्सन को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या निकाला गया कि the accepted calorie requirement in India is 2400 per person per day in rural area and 2100 per person per day in urban area। इसको ध्यान से समझो, क्या निकाला गया जब देखा गया कि लोगों के एज से जब कंपेयर कर करके निकाला गया, तो ये निकाला गया कि किसी भी इंसान को अगर वो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहा है तो उसको एक दिन में 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है तो एक दिन में उसको 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब ये सोचोगे कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, क्यों उसको गांव के व्यक्ति को 2400 और शहर के व्यक्ति को 2100 की ज़रूरत है। तो वो इसीलिए क्योंकि जो गांव में रहने वाले लोग जो है वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, फिजिकल लेबर वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं, वो लोग चारा काटते हैं, वो लोग अनाज उपजाते हैं। और जो हमारे शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले बेसिकली डेस्क जॉब करते हैं, बैठ के काम करते हैं, उतना फिजिकल लेबर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक इंसान का दिन भर का कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2400, और शहर में रहने वाले एक इंसान का दिन भर का कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2100। तो ये एक बेस सेटअप किया गया।
कि इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा अगर कोई ले रहा है तो वो क्या है, वो फिर ज़्यादा ले रहा है और उससे फिर सरकार को नहीं मतलब है। वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है तो वो क्या है, उतना थोड़ी ना, मतलब सरकार तो एक सेटअप करके ही देगी ना। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खा रहा, सरकार भी उसको ज़्यादा पैसा दे रही है कि लो तुम इतना खा रहे हो तो इतना पैसा ले लो, वो नहीं होता है। ठीक है, तो एक सेटअप, एक बेस सेटअप किया गया फूड रिक्वायरिंग का, एक कैलोरी डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट बेस बनाया गया, जो अभी हम लोगों ने देखा रूरल और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग में। याद रखना ये डेटा, ये आप लोगों के 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद वो सेटअप कर दिया गया, कितनी कैलोरी पर डे रिक्वायर होगी पर पर्सन को, वो सेटअप किया गया। कितनी है, 2400 फॉर रूरल एंड 2100 फॉर अर्बन। इसके बाद क्या देखा गया कि कितना द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन इज रिवाइज्ड पीरियडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इन राइज ऑफ प्राइस। तो इसके बाद ठीक है, वो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो वो सेटअप किया गया, उसके बाद उस कैलोरी रिक्वायरमेंट जिन फूड ग्रेन से होता है, कैलोरी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, तो कैलोरी हम लोगों को वीट, राइस, पल्सेस एंड जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं उससे मिलते हैं। तो अब क्या देखा गया कि जो उन फूड ग्रेन्स को खरीदने के लिए कितना मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, कितना मॉनेटरी एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि कितना पैसा ज़रूरत होगा। समझ रहे हो, पहले तो कैलोरी सेटअप किया गया, फूड रिक्वायरमेंट सेटअप किया गया, उसके बाद ये देखा गया कि उनको खरीदने के लिए, उन वो कैलोरी को रिक्वायरमेंट, जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या अनाज खरीदे जाने हैं, उन अनाज की कीमत कितनी है। ठीक है, तो उनकी वो कीमत को जोड़ करके सारा कैलकुलेशन कर करके क्या किया गया, 2011-12 में क्या गया, एक पॉवर्टी लाइन फिक्स किया गया। ये हर 5 ये पीरियडिकली होता है, ये पीरियडिकली यानी कि हर 5 ईयर्स में ये चेंज होता है। तो अभी जो है वो 2020 का कुछ और है, और ये 2011-12 का डेटा जो आप लोग के बुक में दिया हुआ मैं वही कवर कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर से सर्च करना एंड कमेंट में देखना, बताना मुझे कि 2020 की ये पॉवर्टी लाइन क्या फिक्स की है पर पर्सन। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये पीरियडिकली होता है, यानी कि हर 5 साल में ये इसका प्राइस बढ़ता है, क्योंकि हर 5 साल में क्या होता है, फूड ग्रेन का दाम भी बढ़ जाता है। ठीक है, फूड ग्रेन का दाम भी बढ़ जाता है, कैलोरी उतना ही ले रहा है आदमी, कैलोरी 2400 ही लेना है, तो वो पहले हो जाता था 860 रुपीज़ में। अब देखो क्या है जो बात कर रहे थे यहाँ पे, क्या बात बता रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या सेटअप किया गया फॉर द ईयर 2011-12, द पॉवर्टी लाइन ऑफ ए पर पर्सन फिक्स्ड एट 860 इन रूरल एरिया एंड 1000 रुपीज़ इन अर्बन एरिया। तो वो कैलोरी निकाला गया 2400 कैलोरी, और उसके आधार पे फिक्स किया गया 860 रुपया रूरल के लिए, रूरल एरिया में, और 1000 रुपीज़ क्या किया अर्बन एरिया में। अब ये तुम लोग के दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कैलोरी थी वो तो अर्बन एरिया में कम है, लेकिन पैसा तो अर्बन एरिया में ज़्यादा जा रहा है, और रूरल एरिया की कैलोरी ज़्यादा लेना है तो पैसा कम है, तो ऐसा क्यों है, कम पैसे में ज़्यादा कैलोरी कैसे लेंगे। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि रूरल एरिया में कोई भी चीज़ थोड़ा सस्ता होता है, और शहरी क्षेत्रों में कुछ भी चीज़ थोड़ा महंगा होता है, विशेष करके फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब है ना। कैलोरी तो हमें इसी से मिलती है। तो अगर गांव में चले जाओगे तो जो सब्जी, वेजिटेबल्स या राइसेस, वीट, वहाँ पे जो 20-30 रुपये किलो मिलते हैं, यहाँ पे 50-60 रुपये। ठीक उस तरह वेजिटेबल्स अगर कुछ वहाँ पे 20-30 रुपये मिल रहे तो वो यहाँ दाम बढ़ा के 50-60 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि गाँव में सस्ता मिलता है कोई भी चीज़, और शहरों में कोई भी चीज़ महंगा मिलता है। इसी वजह से यहाँ शहरी क्षेत्र में कितना रुपीज़ पर पर्सन फिक्स किया गया, 1000 रुपीज़, और रूरल एरिया में 860 रुपीज़। कब का डेटा है ये, 2011-12 का। देखो ये सब की वर्ड से याद रखना है। 2011-12 का डेटा है जहाँ पे फिक्स किया गया था 860 रुपीज़ रूरल एरिया के लिए, 1000 रुपीज़ अर्बन एरिया के लिए। ये कब का था, फॉर अ पर्सन ओनली। ये जो डेटा था ये एक पर्सन का था, और कैलोरी कितनी इनटेक रिक्वायरमेंट थी, 2400 रूरल के लिए, जिसके लिए 860 रुपया फिक्स किया गया। उन कैलोरीज को खरीदने के लिए 860 रुपये लग जाता, और 2100 कैलोरी थी अर्बन एरिया के लिए, जिनको खरीदने के लिए कितना हो जब पड़ जाता, 1000 रुपीज़। तो ये एक पॉवर्टी लाइन सेट किया गया।
कि इतनी कैलोरी चाहिए किसी भी इंसान को, जिसको खरीदने के लिए इतना पैसा लगता है। ये पैसा क्या है, 860 रुपया और 1000 रुपीज़ एक इंसान के लिए। और पूरे फैमिली मेंबर, अगर किसी फैमिली में 5 फैमिली मेंबर है तो गांव के हिसाब से पूरे एक मंथ में कमाना है 4080 रुपया गांव के हिसाब से और 5000 शहर के हिसाब से। ये डेटा आप लोग इसको याद कर लो। पूरे फैमिली की बात करेंगे तो पॉवर्टी लाइन एक महीने में क्या है, एक फैमिली के लिए 4080 रुपया गाँव में, 5000 शहरों में, शहरी क्षेत्र में, और एक इंसान के लिए 860 रुपया गाँव में और 1000 रुपया शहर क्षेत्र में। ये फिक्स किया गया कैलोरी को पूरा क्या करके, कैलकुलेट करके कि कैलोरी लेना है, उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया एंड इस तरह इतना रेट फिक्स किया गया। ये क्या हो गया, पॉवर्टी लाइन फिक्स हो गया कि इतना से कम अगर कोई व्यक्ति ले रहा है या कमा रहा है तो वो जितना कैलोरी ज़रूरत है फिर उतनी नहीं ले पा रहा है। सिंपल सी बात, 1000 रुपया फिक्स हुआ अर्बन एरिया के लिए। अगर कोई व्यक्ति 800 रुपया ही पर डे कमा रहा है तो वो खाने पीने की जो कैलोरी है उसको कम ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो गरीब कहलाएगा। वो उतना खाना पीना नहीं कर पा रहा जितना उसको खाना पीना चाहिए। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है एंड पॉवर्टी लाइन को सेटअप किया गया। किसके द्वारा, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के बोल दिया कि सबसे पूछ के कि तुम्हारा खाना कितना, ऐसे नहीं होता। कौन सेटअप किया उसको, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्होंने क्या किया, सैंपल सर्वे कैरिड आउट, ये सैंपल सर्वे कराया इन्होंने एंड ये पॉवर्टी लाइन, एक एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन जो हर पीरियडिकली, जो हर 5-5 साल में चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि प्राइसेस राइज होती है इसलिए वो 5-5 साल में चेंज होती है। तो ये NSSO के द्वारा ये सेटअप किया गया। और वर्ल्ड बैंक है वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पॉवर्टी लाइन सेट करके रखा हुआ है। तो देखो वर्ल्ड बैंक जो सेटअप किया वो हर इंसान के लिए, दुनिया का हर इंसान के लिए है, ठीक है। लेकिन सब अपना अपना स्टेट का भी तो कंडीशन जानता है ना, तो उसके आधार पर भी अपना अपना भी सबको सेट किया है। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो सेटअप किया है वो हर इंसान के लिए कितना है, $1.90 पर पर्सन पर डे, जो है इंडियन करेंसी में 140 रुपीज़, ठीक है, याद रखना। यानी 140 पॉइंट समथिंग रुपीज़ है पर पर्सन पर डे, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक सेटअप की है। बट इसको, ये एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है, लेकिन बात ये है कि हर स्टेट की कंडीशन अलग अलग होती है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो पॉवर्टी लाइन है वो प्लेस और टाइम के हिसाब से अलग अलग होती है। तो इसी वजह से जो स्टेट थोड़ा, या जो कंट्री थोड़ा ज़्यादा डेवलपिंग होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, उनका जो पॉवर्टी लाइन है वो थोड़ा नीचे होता है, और जो डेवलप्ड कंट्री है उनका ऊपर जाता है हमारे से। तो ये पूरा कैलकुलेशन था, पूरा आपका कॉन्सेप्ट था पॉवर्टी लाइन के ऊपर में, किस तरह से सेटअप किया जाता है और किस तरह से वो बनाया गया। आई होप कि पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को हो गया होगा, एंड इफ़ नॉट तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक एस्टिमेट है इंडिया में पॉवर्टी का कि किस तरह से रेशियो, और हम यहाँ पे एक एस्टिमेट को देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 1993 में जो हमारे पॉवर्टी रेशियो था वो कितना था, रूरल एरिया में 50%, अर्बन एरिया में 31%, और टोटल था 44% पॉवर्टी रेशियो, ठीक है। और नंबर ऑफ पुअर पीपल मिलियन में वो कितना था, नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है मिलियन में वो कितना था, टोटल में 403 मिलियन, ठीक है। कब, 1993 में। देखो ये जो रेशियो है वो अब घटने लगा, यानी कि हमारी सरकार इसमें बेहतर काम कर रही है। अब देखो 2011-12 में ये रेशियो भी घट गया, पॉवर्टी रेशियो भी अब घट चुका है 21% पे, और पुअर पीपल जो मिलियन में था 269 आ गया। अब देख रहे हो 403 से 269 ये घट गया, ठीक है, घट गया है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हो, एक और डेटा दिखाते हैं आप लोगों को, ये देख लिए घट गया। एक और देखो आप लोग, ये देखो 1993 में जो रूरल एरिया में जो पुअर पीपल थे 328, और अर्बन एरिया में 74,
ठीक। और 2011 में रूरल एरिया में 216 और 52, तो 74 से 52 तक का डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन 328 से 216 का डिफरेंस उतना भी बड़ा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है, ठीक है, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, अर्बन एरिया में ज़्यादा कम हुआ है। क्यों हुआ है, इसका एक रीज़न है। रूरल एरिया में मोस्टली अगर ये डेटा को तुम लोग देखोगे तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं देखने को, लेकिन अर्बन एरिया में फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका एकमात्र कारण ये है कि सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ना, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोअप। जो सेकेंडरी सेक्टर हमारा बढ़ा ना, प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा था, तो प्राइमरी सेक्टर जब था तो खेती बाड़ी का काम होता था, उसमें हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। वो सब क्या है ये आप लोग प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में सुन ही चुके हो, रिपीट नहीं करने वाली हूँ, बस ऐसे बता रही हूँ कि ये डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन फिर जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जब वो बढ़ा अर्बन एरिया में, राइट, तो क्या होने लगा, लोग को नौकरी मिलने लगी, लोगों को जॉब मिलने लगा, जिसकी वजह से गरीबी क्या है, धीरे धीरे कम होने लगा। राइट, समझ में आ रहा है क्यों कम होने लगा, क्योंकि लोगों को क्या है, नौकरी मिलने लगी धीरे धीरे। इसी वजह से वो जो एक एस्टीमेट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो रूरल एरिया के अपेक्षा अर्बन एरिया में जो पुअर था, पुअर पीपल जो मिलियंस में थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। राइट, और रेशियो भी हमारा कम होने लगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रेशियो भी अब पहले से हमारा घट चला है, और मिलियंस में जो पीपल थे वो भी घट चले हैं। ये डेटा आपको 2011-12 का है। अगर हम 2021 का डेटा देखेंगे, आप लोग करंट देख सकते हो सर्च करके, और उसमें कम हो गया होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही बेहतर प्रयास है कि हम लोग पॉवर्टी को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हैं। तो आई होप ये जो पॉवर्टी एस्टीमेट एंड आपका पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उसे फिर से वहाँ पे आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हो, सारा कुछ मैंने इस पर डिस्कस कर लिया है, जो भी नेसेसरी था, जो भी पॉइंट्स था, सारा पॉइंट्स, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप लोगों को ये वाला दोनों अच्छी तरह से आई होप कि हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो वल्नरेबल ग्रुप्स का होगा, आप लोग वो वीडियो को भी देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।